हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। वैसे मैं सेंटेंस पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस बताना पड़ेगा मुझे क्लॉज एंड सेंटेंस के बीच में। तो इसलिए मैंने सेंटेंस को भी यहाँ लिख दिया है और सेंटेंस के बारे में स्पेशली हम कुछ यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब अगर चैनल अभी तक नहीं किया है तो वो आपकी तरफ से बनता है, वो आप कर दीजिए। ओके, शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने जो लिखा है चैप्टर 3, ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर पेज नंबर 10 से मैंने पूरा चैप्टर का फोटो लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मेरे पास इसकी पीडीएफ फाइल है। ओके, तो पहले मैं देख लेता हूँ क्या जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं या मैं कह सकता हूँ इंटरमीडिएट तक, वो कितनी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की रखते हैं और आप यहाँ पर आज कितनी अंडरस्टैंडिंग रखने वाले हैं। ओके, तो दोनों ही चीज़ पता चल जाएगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है ना इसने लिखा है क्लियरली कि एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए कॉर्नर। ठीक है, इन ए कॉर्नर इसे एग्जामाइन करना है। ओके, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका एक मतलब तो निकलता है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता है। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस तरह का जो एक शब्दों का जो समूह होता है, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। ओके, तो इसने क्या कहा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि जिसका एक मतलब तो होता है लेकिन पूरा मतलब नहीं होता, थोड़ी समझ आती है उससे कि क्या लिखा है ये इन्हें कॉर्नर, लेकिन उसका पूरा मतलब नहीं निकलता, वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं जिनमें ये थोड़ा तिरछा तिरछी जो लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है? ये देखिए ये क्या है? ये फ्रेज है। ऑन ए वॉल, टू माई टूर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये सभी क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर? फ्रेजेस। तो ये आगे हम देखते हैं, एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। He has a chain of gold. He has a chain which is made of gold. Okay, तो देखिए ये क्या इसमें बताता है? Which recognize the first group of words as a phrase. The second group of word, इसमें first group of word, second group of word, ये दोनों सेंटेंस की बात कर रहा है यहाँ पर ये। Okay, unlike the phrase of gold contains a subject and a predicate made of gold. Okay, तो ऑफ गोल्ड जो है वो वहां पर ऊपर क्या है? ऑफ गोल्ड केवल वो है एक फ्रेज। और अगर हम पूरे की बात करते हैं तो सब्जेक्ट और इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, तो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस का पार्ट बनाता है, एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट इज कॉल्ड ए क्लॉज। इनने कहा कि एंड कंटेंस जो कि रखता है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। यहाँ पर ये कह सकते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब रखता है, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, क्योंकि हम सब्जेक्ट और जो बचा हुआ पार्ट है उसे प्रीडिकेट बोलते हैं, तो कभी कभी तो ये सच होता है कि यही हमारा क्या होता है? क्लॉज होता है। तो कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के हम क्लॉज पढ़ेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो हम इसके बारे में अभी आगे शुरू करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग वही ग्रुप ऑफ वर्ड ही हमारा क्या हो गया? क्लॉज हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड ही हमारा फ्रेज हो गया, और ग्रुप ऑफ वर्ड ही हमारा सेंटेंस भी होता है। ठीक है, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे इस बारे में। आप पूरा लेक्चर देखिए पहले हमारा। तो ये तो हाई स्कूल तक आप पढ़ते हो, और लेकिन आज क्या सीखने वाले? पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज जो मैं बोलने वाला हूँ, जो पढ़ने वाला हूँ, वो लिखी हुई है वहां पर। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेज की किस तरह से इसने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन पीछे भी हो गई है, ये भी एक ही है, क्योंकि फ्रेज एक बहुत ही सिंपल चीज है। मैं यहाँ पर ऊपर का पोर्शन आप पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए ये चीज देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ, यह मिलकर बनता है, मतलब आर्टिकल, प्रीपोजिशन और नाउन। इन तीन अक्षर जो है ना, ये यूजुअली साधारणतः कह सकते हैं हम हिंदी में, किन किन चीजों से मिलकर बनता है फ्रेज। वैसे ऑन ए टेबल, एट द डोर, ये सब फ्रेज के एग्जांपल लिखे। देखिए ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गई। ए क्या हो गया? एक आर्टिकल हो गया, ए एंड द आर्टिकल होते हैं। टेबल क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो उसने इसमें ये लिखा कि इन तीनों चीजों से मिलकर ये बनता है। ओके, तो अब इसके यहाँ पर एग्जांपल है, सी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तो ऑन द रूफ यहाँ पर क्या? एक फ्रेज है। तो इसका ऑन द रूफ अगर कहीं पर लिखा हुआ आपको दिखे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है। देखो इसमें एक तो है ऑन, क्या है? प्रीपोजिशन, एक है द आर्टिकल, एक है रूफ, क्या है? एक नाउन। तो ये चीज मिलकर तो बना हुआ है एक तीन शब्दों से, लेकिन इसका पूरा अगर अकेला इसको लिख दिया जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, लेकिन क्लॉज का पूरा मीनिंग निकलेगा। आगे हम क्लॉज के बारे में देखेंगे। ओके, थोड़ी सी और एक बात मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आपको
कि इसके कुछ टाइप्स है, इसको डिवाइड किया जा सकता है। ए फ्रेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक भाग होता है एक वाक्य का। ए फ्रेज एक्ट जो काम किसकी तरह काम करते हैं, एज ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। तो ये एक फ्रेज जो है ना वो काम करता है किस तरह से, एक नाउन की तरह भी करता है, एक एडजेक्टिव की तरह भी, एक आपकी एडवर्ब की तरह भी। हेंस इससे ए फ्रेज कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स लैकिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होता है, इस बात को नोट करके रखना है। दैट एक्ट ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इन ए सेंटेंस, वो एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में इस लेक्चर के बाद शुरू करने जा रहा हूँ। एक सेंटेंस के जितने भी पार्ट होते हैं उनको 8 जगह डिवाइड किया गया है और उन 8 को हम अलग अलग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, तो वर्ब जितने भी हैं सब हम 8 के 8 पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ये हम कैटेगरी कह सकते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि सिर्फ आपके ज्ञान के लिए जरूरी है, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो आपसे कभी भी आकर पूछ सकता है इन चीज़ों को। तो देखिए इसने जो ऊपर बात की वो यहाँ पर नीचे इसी चीज़ को बता रहा है कि नाउन फ्रेज है, यहाँ पर 2 सेंटेंस जो है इनमें ये नाउन फ्रेज यूज हुई है, यहाँ पर फिर एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुई है, यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज यूज हुई है। क्योंकि कैसे वो मैं बताता हूँ। सी रॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने लिखी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर क्या एन इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, यहाँ पर एक फ्रेज है और एज ऑब्जेक्ट भी यूज हुई है। यहाँ पर फ्रेज होने के साथ साथ एक एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुई है, तो इसलिए इसने आगे लिखी है चीज। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक हैज गॉन अमेरिका, एक अमेरिका जा चुका। जो मेरे दोस्त थे उनमें से एक अमेरिका जा चुका, ठीक है नहीं। तो जो किसके बारे में सेंटेंस है, मेरे दोस्तों के। तो एज ए नाउन सब्जेक्ट, एक नाउन है यहाँ पर, फ्रेंड्स ये कैसे यूज हुआ, एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ यहाँ पर। तो इसी तरह से देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो विशेषता खूबी बताते हैं किसी चीज की। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इस लड़की की खूबी बताइए। द गर्ल इन द व्हाइट शर्ट वॉन द कंपटीशन, वो व्हाइट शर्ट में उसकी वो क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। वो जो कप, ये कप जी यहाँ पर एक कप लिखा है, तो कप एडजेक्टिव मॉडिफाइंग द नाउन, यहाँ पर एक नाउन है कप। और फुल ऑफ, इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पर कि फुल ऑफ टी, चाय से भरा। ऐसे आगे एडवर्ब, ये एडवर्ब के बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो। अगर देखिए एग्जांपल्स पढ़ना मैं पसंद इसलिए नहीं करता हूँ वीडियो लेक्चर्स में, क्योंकि जो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और आप बोर हो सकते हो। लेकिन सच में अगर आपने मूड बनाया है इंग्लिश सीखने का, तो आप देखो मोबाइल की स्क्रीन को रोक सकते हैं, इसको एक एक को पढ़ सकते हैं। अगेन 2 से 3 बार पढ़कर ही कोई चीज़ पहली बार में क्लियर हो पाती है। कोई भी इतना धुरंधर नहीं है, इतना होशियार नहीं होता है कि फर्स्ट टाइम में पढ़ा और उसका वो चीज़ क्लियर हो गया। पहले फर्स्ट टाइम में कुछ ही पार्ट समझ में आता है, कुछ ही हिस्सा समझ में आता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन इन ए सेंटेंस द फ्रेज आर डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स सच एज, बहुत सारे उसे भागों में बांटा जा सकता है। कैसे कैसे भाग, नाउन फ्रेज, देखिए यहाँ पर लिखे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, इनफाइनाइट फ्रेज, जिरंड फ्रेज, ठीक है ना। तो इसके टाइप्स जो है फ्रेज के टाइप्स होते हैं वो अभी मैं यहाँ पर नहीं डिस्कशन करने वाला हूँ। वो उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ज्ञान लेना तो जहाँ से मैंने डेटा लिया है, नोट्स बनाए हैं, उस वेबसाइट का मैं आपको इसमें लिंक देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। देखिए फ्रेज बता दिया है मैंने। अब क्लोज क्या होती है? क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ये भी पहले हिंदी में समझ लीजिए, जो कि आपको किसी को जवाब में देना है। ये भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक सब्जेक्ट रखता है और एक वर्ब रखता है, ठीक है। जैसे कि उसमें इंग्लिश ग्रामर जो बुक है हमारे हाई स्कूल की, उसमें बताया गया है, उसमें प्रेडिकेट यूज किया गया है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो एक क्लाउज वो होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। और ये कभी कभी तो पूरा मीनिंग देता है, पूरा सेंस या पूरी थॉट को बता देता है, पूरा मतलब बता देता है, कभी कभी नहीं बताता है। तो ये हम पढ़ेंगे। 2 टाइप्स होते हैं क्लॉज के, कि कौन सा बताता है कौन सा नहीं बताता है। जब ये पूरा मीनिंग देता है, जब क्लॉज पूरा मीनिंग दे देती है तो ये सेंटेंस के बराबर हो जाती है, तो फिर वो सेंटेंस ही क्लोज हो जाता है। लेकिन जब ये किसी पर डिपेंड रहता है, ये पूरा मीनिंग नहीं देता हो, तो फिर ये हो जाता है सिर्फ क्लॉज, सेंटेंस नहीं कह सकते उसको। तो देखिए जो चीज मैं अब बात कर रहा हूँ जिस चीज के बारे में, वो यहाँ पर सब कुछ लिखी है। फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एज वेल एज ए वर्ब। एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक वर्ब रखते हैं। ए क्लॉज इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक मीनिंगफुल, एक मतलब वाला कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, शब्दों का। एज इट कंटेंट अलोन एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, ये क्या करता है, एक पूरा अकेला, ये अपना खुद इट कैन मतलब दे सकता है, मीनिंग बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, मीनिंग दे सकता है, कंप्लीट थॉट दे सकता है, कंप्लीट चीज बता सकता है ये।
ओके, ए क्लॉज कैन बी ए सिंपल सेंटेंस, ये एक साधारण वाक्य भी हो सकता है। हेंस इससे क्लॉज इज ऑल्सो समटाइम्स डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। देखिए ये वो इंग्लिश वाली जो बुक है हाई स्कूल की अपनी ना, इंग्लिश ग्रामर बुक रिटन बाय रैंड एंड मार्टिन, वही वाली चीज लिखा है समटाइम्स, इसने यहाँ पर लिखा समटाइम्स डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। ओके, तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ से वो हो गई है वो चीज। इट कैन आल्सो बी सेड दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन क्लॉज। तो इससे हमने जो पढ़ा है इसे हम ये तो कह सकते हैं कि हर सेंटेंस जो सेंटेंस होगा वो एक क्लॉज तो कम से कम रखेगा ही रखेगा। ऐसा सेंटेंस हो ही नहीं सकता जो इसके पास कोई क्लॉज ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्लोज ऐसी हो सकती है कि जो सेंटेंस नहीं हो, क्लोज ऐसी हो सकती है जो सेंटेंस नहीं हो, लेकिन सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्लोज नहीं है। क्लियर है ये बात? तो यहां पर वही सिंपल सेंटेंस लिखे हैं जो कि क्लोजेस है, तो ये आप पढ़ सकते हो। मैं सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, हिंदी नहीं पता तो गूगल ट्रांसलेट का यूज कीजिए। ओके, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दी है जो कि वहां पर हमें नहीं देखने को मिली थी जो हमारी हाई स्कूल की बुक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ से। ए क्लॉज कैन आल्सो बी ए पार्ट ऑफ ए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो एक से ज्यादा मिलकर बने होते हैं, कुछ कंजंक्शन के बीच या कुछ कोमा के बीच जुड़े होते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लॉज, तो मोर देन वन क्लॉज ऑटोमेटिकली उसमें होगी ही। अब देखिए, सी इज क्राइम, द पेशेंट डाइड, इनमें केवल एक एक सेंटेंस, तो एक एक ही क्लॉज होनी है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट कम, मैंने उसके लिए इंतजार किया था बट नहीं, वो आया ही नहीं था। वो टू क्लॉज है यहाँ पर, दो सेंटेंस है बट से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉमा और बट के साथ, तो यहाँ पर दो क्लॉज हो गए। ही इज गोइंग टू कॉलेज बिकॉज ही वांट्स टू मीट हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर भी सिर्फ दो बिकॉज से जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस है और उन सेंटेंस के साथ ही तो क्लॉज भी है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर, यहाँ पर ये देखिए, माई सिस्टर लाइक बायोलॉजी, माई सिस्टर लाइक्स बायोलॉजी बट आई लाइक फिजिक्स बिकॉज आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। ओके, तो यहां पर क्या है, तीन सेंटेंस है। पहला सेंटेंस बट से जुड़ा है, ठीक है, दूसरा सेंटेंस बिकॉज से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है। एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया, तो थ्री क्लॉजेस है यहाँ पर। तो बस उसने कुछ भी नहीं यार, ये जो मैं ये छोटी सी एक लाइन में 1 मिनट में बोलने वाली बात थी, यहाँ पर ये रिटर्न में दी गई है। मैंने कहा कि सब कुछ रिटर्न में मिलेगा, आप रोक करके स्क्रीन को नोट भी कर सकती हो चीजों को इंग्लिश में, और इनकी हिंदी जाननी हो, ये सब कुछ आप हिंदी में देखना चाहती हो हिंदी में, तो क्या करोगे, जो 1000 बार मैं कह चुका पिछले लेक्चर से कहता रहा हूं, गूगल ट्रांसलेट ओनली ऑन द सॉल्यूशन इज देयर। गूगल ट्रांसलेट, केवल एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है इन चीजों का, कि हिंदी जाननी है तो गूगल ट्रांसलेट यूज कीजिए, वहां जाइए आप। एक क्लॉज देखिए, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। एक क्लॉज बाय डेफिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये तो डेफिनेशन हो गई कि क्लॉज वो होते हैं जिसके पास सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है। हेंस ए पार्ट ऑफ ए सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी व्यूड एज ए क्लॉज। बिल्कुल, किसी सेंटेंस का जो पार्ट है ना उसको भी हम व्यू कर सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं एक क्लॉज। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए, दे आर लाफिंग एट ए जोक, तो हम इसको कह सकते हैं, इतने हिस्से को उसको क्या कह सकते हैं, क्लॉज कह सकते हैं। ऐसा ही मैंने उसे देखा, ये क्लॉज हो सकते हैं इन द स्ट्रीट, इसको हम फ्रेज में डिवाइड कर सकते हैं। इधर सी कुक्स फूड इन द किचन, उसने यही कहा कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके किसी एक पार्ट को भी हम क्लॉज कह सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। मैंने कहा कि दो, बस ये दो, वैसे ज्यादा और भी है इसके बारे में बहुत कुछ, लेकिन मैं दो टाइप्स इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट, ठीक है ना, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज इज दैट क्लॉज विच एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट मीनिंग, इट ऑल्सो कैन स्टैंड एज ए सेंटेंस। मतलब ये वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका पूरा मीनिंग निकल सकता है, जिसका दूसरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता, हम इंडिपेंडेंट, ये इक्वल होती है किसके, ये से हम सेंटेंस कह सकते हैं, क्योंकि सभी क्लॉजेस को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। रियल में यही बात यहाँ पर सच है। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, इसका पूरा मीनिंग निकल गया। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ठीक है, एक आदमी देखा, इसका हम क्या क्लॉज कह सकते हैं। हु वाज क्राइंग, अगर मैं इस चीज को बोल देता हूं आपको, यार हु वाज क्राइंग, नहीं, तो यहाँ पर जिस फॉर्म में जो कि रो रहा था, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा अकेले का, ठीक है। तो द प्रोफेसर आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस बट नो वन कुड आंसर, अगर मैं इसको बोलता हूँ बट नो वन कुड आंसर, इतना मैं सेंटेंस बोल दूं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। और लेकिन पहले वाले सेंटेंस का हमारा पूरा मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो ठीक है, यहीं से आपका बस डिपेंडेंट भी क्लियर हो गया है। ये सेंटेंस, ये जो आगे लिखे हैं एग्जांपल्स, ये आपके लिए लिखे हैं, आप इनको पढ़िए। हिंदी पता नहीं चलती है तो गूगल ट्रांसलेट आपका दाता है।
ओके, अब देखिए सबऑर्डिनेट कह सकते हैं इसको, या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ये डिपेंड रहेगी। फिर वही सेम टू सेम एग्जांपल इसने यहाँ पे लिखा, हु वाज करेंगे का कोई हम मीनिंग नहीं निकाल सकते क्योंकि वो पहले वाले पर डिपेंड है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ आई मेट ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त से मिला, हु हैड हेल्प्ड मी अलॉट। हु हैड मतलब अगर मैं हु हैड हेल्प मी, कौन था भाई वो, कुछ तो एक जो दोस्त था, दुश्मन था, कौन था, लड़की थी, कुछ तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस क्लोज होता है लेकिन एक टाइप में, फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में नहीं होता है। ओके, तो ये आपका क्लियर है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप आज थोड़ा सा अलग सीखने वाले हो, जो आपकी हाई स्कूल की बुक में जो लिखा होता है उससे थोड़ा सा आप अलग सीखने वाले हो। तो काफी कुछ आपने सीखा है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज इस लेक्चर के लिए। लेकिन हाँ, एक बात और बता देता हूँ, रेफरेंस जो मैंने नोट्स कहाँ कहाँ से लिए वो लिखा हुआ है यहाँ पर। और दूसरा, और ज़्यादा ज्ञान देना चाहते हैं फ्रेजेस के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो इस वेबसाइट पर studyandexam.com पर आप जाइए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।